जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज के वीडियो में लाइब्रेरी साइंस जो बिहार में 6500 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आप लोग को एमसीक्यू टाइम टू टाइम लेके हम आ रहे हैं। ये यूनिट 9 है। यूनिट 9 में जो है हम ये वीडियो संख्या जो है 33 है। इससे पहले 32 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यूनिट 9 जो है ये लास्ट है आपका मतलब लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर का। देखिए यूनिट 9 में हम अनुसंधान क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं मोटा मोटी। आप ध्यान में रखिए कि कोई भी थीसिस, कोई भी जो भी पीएचडी धारक है, कोई भी है, तो वो किस तरह से अपना थीसिस तैयार करता है, उसके अनुसंधान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे पहले 2 वीडियो मतलब 32 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले 1882 क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख अपना तैयारी कर सकते हैं। देखिए आइए आज 1883 चलते हैं। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं 1883 नंबर क्वेश्चन। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए क्वेश्चन है, अनुसंधान डेटा का आवृत्ति वितरण जो सामान्य वितरण के समान आकार में सममित है लेकिन केंद्र शिखर बहुत अधिक है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपको लेप्टोकुर्तीस। लेप्टोकुर्तीस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1884 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? बनाया सकता है? तो ये बनाया जाता है वर्कशॉप मोड के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1885 देखिए, थीसिस लेखन प्रारूप को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का हिस्सा बनेगा? तो अंतिम रूप से देने के लिए कौन सा पूरक पृष्ठ का हिस्सा बनेगा? तो ये बनेगा लिस्ट ऑफ द टेबल्स एंड फिंगर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1886 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान नैतिकता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है? तो कौन सा है नैतिकता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील? ये है ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग जो है ये नैतिकता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 1887 देखते हैं, जो कि है एक स्कूल में प्रिंसिपल स्कूल कार्यक्रमों में उनकी बढ़ी हुई भागीदारी की संभावना तलाशने के लिए शिक्षकों और छात्रों का एक साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं। यह प्रयास किस प्रकार के शोध से संबंधित है? तो ये जो है एक्शन रिसर्च से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1888 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान करने में चरणों का सामान्य क्रम क्या होगा? तो इसमें जो सामान्य क्रम जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट होगा। ये जो है सामान्य कारण है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। क्वेश्चन नंबर 1889 देखते हैं। 1889 है आपका, ये आपको नीचे दी गई सूची अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तर्कसंगत है? तो कौन सा क्रम जो है तर्कसंगत है? तो ऑप्शन सी जो है ये तर्कसंगत है। देखिए ऑप्शन सी, देखिए पहले है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस मेकिंग, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च डिजाइन, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके डाटा एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन्स। ये सभी जो है चरणबद्ध तरीके से दिया हुआ। ऑप्शन सी नंबर। 1890 देखिए, एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाएं शामिल होते हैं। तो एक थीसिस में जो आंकड़े और तालिकाएं जो सम्मिलित होते हैं या शामिल होते हैं, ए टेक्स्ट इटसेल्फ में शामिल होते हैं। ए टेक्स्ट इटसेल्फ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1891 देखते हैं, थीसिस कथन इनमें से क्या है? तो थीसिस कथन जो है इनमें से एक एन एजेस्टेन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1892 देखिए, मैक्स वेबर के शोध दृष्टिकोण की पहचान इस प्रकार की गई है। तो मैक्स वेबर के शोध दृष्टिकोण की पहचान किस प्रकार से की गई है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटिव पैराडिग्म के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1893 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है? तो कौन सा जो है यह है गैर संभाव्यता नमूनाकरण है? तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है परपोजिव जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 1854, जनसंख्या की जानकारी को पैरामीटर कहा जाता है जबकि संबंधित नमूना जानकारी को कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1895 देखते हैं,
नमूनाकरण यानी सैंपलिंग में लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें लॉटरी पद्धति का उपयोग जो है ऑप्शन नंबर डी रैंडोमिनेशन के थ्रू किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 1896 देखिए, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शोध का मुख्य उद्देश्य है कि नए तथ्यों की खोज करना और ज्ञात तथ्यों के नए सिरे से जो है व्याख्या करना। ठीक है, शोध का मुख्य उद्देश्य। 1897 देखिए, नमूनाकरण त्रुटि यानी सैंपलिंग एरर कम हो जाती है। कब? जब जो है इंक्रीज द सिंपल साइज। तो इंक्रीज द सिंपल साइज में नमूनाकरण त्रुटि कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1898 देखते हैं। मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो मौलिक अनुसंधान सिद्धांतों का उपयोग जो है इसमें से जो है अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी। 1899 निम्नलिखित में से कौन एक प्रयोगात्मक विधि का प्रकार नहीं है? तो प्रयोगात्मक विधि का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं है। रेसिड्यूल ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट ये नहीं है। बाकी आपका है ऑप्शन ए है सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है, पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है, रेशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है। बाकी बी नहीं है। आपको 1900 क्वेश्चन नंबर अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है? कौन सा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है? तो टी टेस्ट जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है। बाकी आपका साइन टेस्ट है, चाई स्क्वायर टेस्ट है, रन टेस्ट है। 1901 विखंडन किस क्षेत्र के शोध की एक लोकप्रिय विधि है? तो विखंडन जो है ये आपका लिटरेचर का शोध की एक लोकप्रिय विधि है, लिटरेचर का। 1902 देखिए, निम्नलिखित में से किस तकनीक से सामुदायिकता संबंधित है? तो किस तकनीक से जो है सामुदायिकता संबंधित है? तो फैक्टर एनालिसिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। 1903 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है? तो कौन सा जो है गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है? तो ये कोटा सैंपलिंग है। 1904 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शोध नैतिकता श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है बी जो है एक अच्छे शोध नैतिकता श्रेणी में आता है। जो दिया है उस साहित्य की समीक्षा करना जो संबंधित क्षेत्र या प्रासंगिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करता है। एक अच्छे शोध नैतिकता का श्रेणी में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1905 देखते हैं। देखिए 1905 निम्नलिखित में से कौन सी नमूना पद्धति संभाव्यता पर आधारित नहीं है? तो ये कोटा सैंपलिंग जो है ये आधारित नहीं, बाकी आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है। जो नहीं है ये कोटा सैंपलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1906 देखिए, इससे पहले भी बताए थे एमएलए के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है? तो कौन सा जो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के अनुसार लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के द्वारा लिखा गया है। जो है हॉल है, डोनाल्ड है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है, न्यू दिल्ली पेरेंटिक हॉल ऑफ इंडिया 2005। ये जो है आपको एएलए फॉर्मेट में लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1907 देखते हैं। देखिए 1907 है आपका एक कार्यशील परिकल्पना है। तो एक कार्यशील परिकल्पना जो है यह आपका ए प्रोविजनली एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च है। 1908 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता का संकेत है? तो कौन सा है ये? तो ये इम्पैक्ट फैक्टर है। इम्पैक्ट फैक्टर ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1919 देखिए, 1909 देखिए सॉरी, एक अच्छे अनुसंधान नैतिकता से संबंधित है। तो एक अच्छे अनुसंधान नैतिकता से जो है ये ऑप्शन नंबर बी संबंधित है। जो है शोध समस्या केवल एक पीएचडी या शोध छात्र को सौंपना। क्वेश्चन नंबर 1910 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नमूना पद्धति संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी पर आधारित है? तो कौन सा जो है नमूना पद्धति संभाव्यता पर आधारित है? तो ये आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग ऑप्शन नंबर डी। 1911 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ अमेरिकन फेजोलॉजिकल एसोसिएशन यानी एपीए फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है? तो ये पहले भी बताया है। ये ऑप्शन नंबर एक शर्मा भी 2010 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस न्यू दिल्ली टाटा मेग्रा हिल। ठीक है, ये आपको एपीए फॉर्मेट में लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1912 देखते हैं। सॉरी देखिए 1912
जिस शोध का उद्देश्य तत्काल समस्या निदान करना है वह क्या कहलाता है? तो ये एक्शन रिसर्च कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1913, जब दो या दो से अधिक क्रमिक फुट नोट एक ही कार्य को संदर्भित करते हैं तो निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आईबीएड का उपयोग किया जाता है। आईबीएड पहले भी हम समझाए हुए थे, ये इससे पहले वाला वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1914 देखिए, पूर्व कार्यतर अनुसंधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका कि ऑप्शन नंबर 1, घटना के बाद अनुसंधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1915 देखिए, नियंत्रित समूह शर्त यानी कंट्रोल ग्रुप कंडीशन लागू की जाती है तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे किया जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1916 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध उपकरण है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है ये आपका डायग्राम जो है यह एक शोध उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 1917 देखिए, 1917 है, एक शोध पत्र निम्नलिखित पर आधारित शोध कार्य एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। किस पे है? तो ये बोथ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा पे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पे ये सम्मिलित होता है। 1918 देखिए, डेल्फी मेथड इनमें से क्या है? तो डेल्फी मेथड जो है यह एक एक्सपर्ट पैनल का साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1919 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा वर्गीकरण के तरीकों के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्पेटिकल नहीं आता है, बाकी आपको क्वालिटेटिव आता है, नॉर्मेटिव आता है, क्वांटिटेटिव आता है, ठीक है, ये सभी आता है, बाकी स्पेटिकल नहीं आता है। 1920 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा जो है डाटा का एक स्रोत नहीं है? तो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो है ये डाटा का स्रोत नहीं है, बाकी आपका पॉपुलेशन केसेस है, जीआईएस है, सिंपल सर्वे है, ये आप डाटा का स्रोत है। 1921 देखिए, एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण है, तो एक शोधकर्ता के जो आवश्यक गुण कौन सा होता है? तो ये उपरोक्त सभी होता है। क्या क्या है? स्वतंत्र पूछताछ की भावना, अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भरता, ज्ञान और व्यवस्थीकरण या सिद्धांतीकरण है, ये सभी जो एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण है। क्वेश्चन नंबर 1922 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चर मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है, प्रोफेशनल एटीट्यूड ये नहीं किया जा सकता है। बाकी सब साइको इकोनॉमिक स्टेटस किया जा सकता है, मैरिटल स्टेटस किया जा सकता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड किया जा सकता है। 1923 देखिए, फेनोमेनोलॉजी शब्द किस प्रक्रिया से जुड़ा है? फेनोमेनोलॉजी शब्द जो किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1924 देखिए, सौशीग्राम तकनीक का उपयोग अध्ययन के लिए किया जाता है। तो सौशीग्राम उपयोग तकनीक का शब्द जो है ये आपका ह्यूमन रिलेशन से के लिए उपयोग किया जाता है, ह्यूमन रिलेशन पता करने के लिए। 1925 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि दो चरों के बीच सहसंबंध मापने का काम करती है? तो दो चरों के बीच में जो सहसंबंध मापने का कार्य करती है ये करती है ऑप्शन नंबर डी कोफिशिएंट ऑफ रैंक करेक्शन के लिए करती है। 1926 देखिए, एक प्रक्रिया के रूप में अनुसंधान के अर्थ का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रासंगिक नहीं है? तो ये ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशन ये प्रासंगिक नहीं है। 1927 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा सतत चर का एक जो है उदाहरण नहीं है? तो इंटेलिजेंस नहीं है, बाकी आपका फैमिली साइज है, हाइट है, एप्टीट्यूड है। 1928 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी ए रिसर्च इनिशिएटिव टू सॉल्व एन इमीडिएटिव प्रॉब्लम। आइए 1929 देखते हैं, अनुसंधान इनमें से क्या है? अनुसंधान जो इनमें से ऑप्शन नंबर डी वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये जो है अनुसंधान है। 1930 देखिए, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण निम्नलिखित पर अधिक प्राथमिकता मांग करता है। किस पे? तो ये ऑल द अबव पे, रिलेटेबिलिटी भी करता है, यूजिबिलिटी भी करता है, ऑब्जेक्टिविटी भी करता है। आइए 1931 देखते हैं। 1931 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? तो कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया जो है शुरू करने का एक पहला कदम है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सर्चिंग सोर्स टू लोकेट रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला लोकेट कार्य मतलब कदम है। आइए 1932 देखते हैं। 1932 देखिए, सामान्य संभाव्यता वक्र यानी नॉर्मल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होना चाहिए।
किस तरह का होना चाहिए, तो 0 स्क्वायर्ड में होना चाहिए। 1933 शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो शोध की निष्पक्षता को जो है ये ऑल द दिस के द्वारा बढ़ाया जाता है। थ्रू आउट द इम्पेरेटिविटी, थ्रू आउट द रिलेटिविटी, थ्रू आउट द वैलिडिटी, इस तरह से आप शोध की निष्पक्षता को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन 1934 देखते हैं। देखिए, डेल्फी सिद्धांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, डेल्फी सिद्धांत का निर्माण जो है ये RAND के द्वारा किया गया था। 1935 निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो किसको किया गया है, तो ये ऑल द अबव को किया गया है। फिजियोलॉजिकल रिसर्च को भी किया गया है, एक्शन रिसर्च को भी किया गया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को भी किया गया है। आइए 1936 अब देखते हैं। देखिए, फैक्टोरियल विश्लेषण यानी फैक्टोरियल एनालिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फैक्टोरियल एनालिसिस का उपयोग जो है ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स के लिए किया जाता है। 1937 देखिए, शोध हमेशा होता है, शोध हमेशा जो है ऑल द दिस पे होता है, सभी पे। देखिए, पहला है वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, दूसरा है एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, तीसरा है फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज। ये शोध हमेशा इसी पे होता है। 1938 देखिए, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध है, तो यह शोध जो है क्या कहलाता है, तो यह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। 1939 देखिए, जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तो सबसे उपयुक्त नमूनाकरण विधि है, तो कौन सा नमूनाकरण विधि है, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 1940 प्रायोगिक अनुसंधान में आवश्यक प्रक्रिया नहीं है, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, बाकी सब जो है तो उसको भी देख लेते हैं प्रायोगिक अनुसंधान आवश्यक में। तो देखिए, पहला है मैनिपुलेशन एंड रिपल्सन, दूसरा है कंट्रोलिंग, तीसरा है रेफरेंस कलेक्शन, ये सभी जो है प्रायोगिक अनुसंधान की आवश्यक प्रक्रिया है, बाकी ऑब्जर्वेशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1941 देखते हैं। एक शोध समस्या केवल तभी संभव है जब जो है ऑप्शन नंबर सी, इट कंसिस्ट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड वेरिएबल पे संबंधित होता है। 1942 देखिए, गैर संभाव्यता प्रतिचयन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण है, तो कौन सा एक उदाहरण है, तो कोटा सैंपलिंग जो है एक उदाहरण है। 1943 इस तरह के शोध में उपकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं होता है, तो नहीं होता है, ये हिस्टोरिकल स्टडीज में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। देखिए, सर्वे मेथड में भी होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी होता है, नॉर्मेटिव स्टडीज में भी होता है। आइए 1944 देखते हैं। कार्य क्षेत्र आधारित अनुसंधान इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो कार्य क्षेत्र आधारित अनुसंधान जो है ये एम्पिरिकल में आधारित पर वर्गीकृत किया गया है। 1945 देखिए, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को पैरामीटर कहा जाता है, जबकि एक नमूने पर आधारित माप इस रूप में जाना जाता है, तो इस रूप में तो स्टैटिस्टिक्स के रूप में जाना जाता है। तो देख लिए, देखिए एक वीडियो और बनेगा यूनिट 9 का, फिर यूनिट 9 खत्म हो जाएगा, टोटल आपका जो है लाइब्रेरी साइंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मिक्स्ड क्वेश्चन लाएंगे, सभी चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसमें भी आपको लगभग 100 क्वेश्चन हर एक वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह वीडियो के साथ प्यार बनाए रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें। PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।